इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप सभी की बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमारी यूनिट चल रही है बेटा फोटोसिंथेसिस। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम लोगों ने पढ़ी थी C3 साइकिल। आज हम डिस्कस करेंगे C4 साइकिल के बारे में। और C4 साइकिल आप जानते हो कि किस में चलती है। C4 साइकिल चलती है C4 प्लांट्स में, जिसको डिस्कवर किया था हैच और स्लेक ने। तो देखिएगा बेटा, C4 प्लांट्स की सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ। मैंने आपको C3 प्लांट्स की बात की थी। C4 प्लांट किसके लिए एडेप्टेड प्लांट होते हैं, क्या किसके लिए अनुकूलित पादप होते हैं? ड्राई ट्रॉपिकल रीजन, शुष्क उष्ण कटिबंधीय रीजन जो है, मैंने आपको इससे पहले बताई थी C3 साइकिल, जो टेम्परेट रीजन के प्लांट्स के लिए। और जब कंडीशंस ड्राई होती है, टेम्परेचर हाई होता है, CO2 कम होती है, तो ऐसे जो प्लांट्स ड्राई ट्रॉपिकल रीजन वाले प्लांट्स हैं, इसमें कौन सी साइकिल ऑपरेट होती है? C4 साइकिल। इसके एग्जांपल्स आपको मालूम है। C4 प्लांट के हैच और स्लेक ने इसको डिस्कवर किया था। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मेज एंड शुगर केन, मक्का और गन्ना, एमेरेंथस, चीनोपोडियम, ये सॉर्गम, ज्वार, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। क्या विशेषताएं पाई जाती है C4 प्लांट्स में, क्या स्पेसिफिक फीचर होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके अंदर प्रेजेंट होती है क्रेंज एनाटॉमी। पहले भी क्वेश्चन आया था, क्रेंज एनाटॉमी फाउंड इन द लीव्स ऑफ C4 प्लांट। किसकी विशेषता है क्रेंज एनाटॉमी C4 पादप की पत्तियों में? ना ये C3 प्लांट से मिलेगी और ना आगे आप पढ़ोगे कैम प्लांट्स उसके अंदर मिलेगी। क्रेंज एनाटॉमी सिर्फ और सिर्फ कौन से प्लांट्स के अंदर पाई जाती है? C4 प्लांट्स के अंदर। सेकंड पॉइंट, जिसके कारण इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है इस प्लांट्स में, इससे पहले हमने फोटो रेस्पिरेशन पढ़ा था लास्ट वीडियो में, तो फोटो रेस्पिरेशन के कारण आपको मालूम है प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। कैल्विन साइकिल C3 साइकिल के साथ में जुड़ा हुआ था फोटो रेस्पिरेशन। C4 प्लांट में कभी भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, ये इसका यूनिक फीचर है। क्रेंज एनाटॉमी, नो फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती तो इसकी प्रोडक्टिविटी या बायोमास भी जो होता है एज कम्पेयर टू C3 प्लांट्स, इनकी प्रोडक्टिविटी C4 प्लांट की, जैसे शुगर केन की प्रोडक्टिविटी C3 प्लांट के कंपेरेटिवली ज्यादा होती है। तो प्रोडक्टिविटी और बायोमास भी बेटा किसका ज्यादा होता है? C4 प्लांट का। ट्रांसपिरेशन लेस, वाष्पोत्सर्जन बहुत कम होता है, पर मिनिमम नहीं होता है। मिनिमम आगे हम पढ़ेंगे कैम प्लांट्स। मिनिमम ट्रांसपिरेशन किसमें होता है? कैम प्लांट्स में, जीरोफाइट्स के अंदर, जिसमें अडेप्टिव फीचर्स हैं ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए। पर C3 प्लांट के कंपेरेटिवली इनमें ट्रांसपिरेशन कम होता है, यानी कि वाटर लॉस कम हो रहा है। टॉलरेंट हाई टेम्परेचर, बहुत अगर टेम्परेचर हाई भी है तो उस कंडीशन में भी प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये सारी कंडीशंस है, ये सारे फीचर्स है जो C4 प्लांट्स के अंदर मिलते हैं। अब हम बात करते हैं लीव्स के अंदर क्रेंज एनाटॉमी क्या होती है। ये क्रेंज एनाटॉमी, क्रेंज एनाटॉमी में हम एक स्पेशल सेल पढ़ते हैं, बंडल शीथ सेल। पुल आच्छद कोशिकाएं, मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चों को क्लियर हुआ। पुल मतलब समवन पुल, वेस्कुलर बंडल, और उसके बाहर एक कंप्लीट कवरिंग है बंडल शीथ सेल की। और बाकी बच्चे देखिएगा, बंडल शीथ सेल्स, जिसको हम कौन से सेल्स कह रहे हैं? क्रेंज सेल्स। विच फॉर्म से कवर ओवर वेस्कुलर बंडल। ये वेस्कुलर बंडल है बेटा, मीन्स जाइलम और फ्लोएम, और उसके बाहर जो सेल की कवरिंग है, ये सेल्स कौन सी होती है? बंडल शीथ। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? वेस्कुलर बंडल मीन्स जाइलम और फ्लोएम के चारों तरफ किसकी कवरिंग है? बंडल शीथ सेल की। क्या बेनिफिट होगा इस क्रेंज एनाटॉमी का? मेसोफिल सेल के अंदर तो आपको जो क्लोरोप्लास्ट है ही, इसके अलावा इसके अंदर बंडल शीथ सेल, इसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। मतलब फोटोसिंथेसिस किसमें ज्यादा होगा? C4 प्लांट्स के अंदर। तो बंडल शीथ सेल जो है वो वेस्कुलर बंडल को कवर किए हुए रहती है। ध्यान देना बेटा, एक एक पॉइंट को फिर से रिपीट कर रही हूँ। C4 प्लांट अनुकूलित होते हैं शुष्क और गर्म जलवायु के लिए। अडेप्टेड टू, किसके लिए अनुकूलित है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के पादप है, तो किसके लिए अनुकूलित है? शुष्क और गर्म जलवायु के लिए। याद रखिएगा, वेट नहीं दिया हो क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा कि इसको ड्राई दिया हुआ, शुष्क दिया हुआ। प्लांट्स के एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिमिटेड लिखे, आप पूरे एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। गन्ना, मक्का, एमेरेंथस, चीनोपोडियम, मिलेट्स, इनके बारे में। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रेंज एनाटॉमी ओनली C4 प्लांट्स की लीव्स में पाई जाती है, C4 पादप की पत्ती में पाई जाती है। इनमें कोई फोटो रेस्पिरेशन, यानी कि कोई भी प्रकाशीय श्वसन, आपको बता दिया इससे पहले प्रकाशीय श्वसन किस कंडीशन में होता है? जब टेम्परेचर हाई है, लाइट इंटेंसिटी भी हाई है। प्रोडक्टिविटी
जैसे गन्ना है तो उसकी उत्पादकता अधिक होती है C4 प्लांट की। क्यों अधिक होती है? क्योंकि इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। ट्रांसपिरेशन कम होता है किसके कंपैरिजन में? C3 प्लांट्स के। मिनिमम किसके अंदर होता है? केम प्लांट्स में। और मैक्सिमम किस में होता है? C3 प्लांट्स में। हाई टेम्परेचर या गर्म तापमान के लिए को भी ये सहन करने की क्षमता होती है इनके अंदर। क्रेंच एनाटॉमी विशेषता है जिसमें कोई एक स्पेशल सेल और है, बंडल शीथ सेल। कौन सी सेल इसके अंदर और पाई जाती है? बंडल शीथ सेल। आगे हम देखेंगे C4 प्लांट्स के अंदर मैंने आपको कहा है कि इसके अंदर कोई फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। तो फोटो रेस्पिरेशन या प्रकाशीय श्वसन इन प्लांट्स के अंदर क्यों नहीं पाया जाता है? तो फर्स्ट बात तो बेटा कौन सी हो गई कि इसके अंदर कौन सी सेल्स पाई जा रही है? बंडल शीथ सेल्स। बंडल शीथ सेल्स है इसके अंदर, एक टाइप की सेल्स आपको देखने को और मिल रही है। और दूसरा जो है इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, वो एंजाइम है पेप कार्बोक्सिलेज। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट होता है, नो फोटो रेस्पिरेशन। तो क्यों नहीं इसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन या प्रकाशीय श्वसन क्यों नहीं पाया जाता है? तो पहली चीज मैं आपको बता रही हूँ कि इसके अंदर C4 जो प्लांट्स हैं इसके अंदर एक एंजाइम होता है पेप कार्बोक्सिलेज। पेप कार्बोक्सिलेज। और ये एंजाइम यदि वातावरण में CO2 और ऑक्सीजन, अगर CO2 की मात्रा कम भी है तो ये एंजाइम पेप कार्बोक्सिलेज हमेशा किसके साथ में जुड़ता है? ये एंजाइम हमेशा CO2 के साथ में ही जुड़ता है। चाहे वायुमंडल में, वैसे तो आपको मालूम है कि CO2 की कंसंट्रेशन 0.03% है। अगर वायुमंडल में CO2 की परसेंटेज कम भी है तो भी पेप कार्बोक्सिलेज हमेशा किसके साथ में जुड़ेगा? CO2 के साथ में। मैंने यहाँ पर लिखा है पेप कार्बोक्सिलेज ओनली। रूबिस्को में हम पढ़ते थे कि वो कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों हैं। अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो किसके साथ में जुड़ जाता है? ऑक्सीजन के साथ में। बट ये हमेशा किसके साथ में जुड़ता है? ये हमेशा CO2 के साथ में बाइंड होता है। सेकंड चीज, इसके अंदर कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है? बंडल शीथ सेल। पुल आच्छद कोशिकाएं जो मैंने आपको बताई, वेस्कुलर बंडल को सराउंड करे हुए कोशिकाएं होती है पुल आच्छद कोशिकाएं। पुल आच्छद कोशिकाओं में भी हरित लवक पाए जाते हैं। मेसोफिल टिश्यू तो है ही, मेसोफिल कोशिका तो है ही। तो मेसोफिल के हरित लवक अलग और पुलाच्छद के हरित लवक अलग। मतलब इसके अंदर देखा जाए तो प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा, ज्यादा हरित लवक है इसके अंदर एज कम्पेयर टू C3 प्लांट्स। पुलाच्छद कोशिकाओं के भी हरित लवक पाए जाते हैं। और ये दोनों कैसी कंडीशन करते हैं? ये करते हैं कि जो बंडल शीथ कोशिकाएं हैं उसके अंदर CO2 की सप्लाई बहुत अच्छी तरह से होती है। CO2 की सप्लाई बहुत अच्छे से होती है, इसलिए इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, बात को मैं समझा रही हूँ आपको कि ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन को और देखिएगा। क्वेश्चन बताई थी मैं कि C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? C4 प्लांट में नो फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाशीय श्वसन नहीं पाया जाता है। इसका क्या कारण है? क्योंकि इसमें अधिक संख्या में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। फर्स्ट बात बताइए हमने कि लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, अधिक संख्या में क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि मेसोफिल के भी क्लोरोप्लास्ट हो जाएंगे और बंडल शीथ के भी, मतलब इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट C3 से ज्यादा हो गए। सेकंड चीज, इसमें कौन सा एंजाइम वर्क कर रहा है? पेप कार्बोक्सिलेज, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। पेप कार्बोक्सिलेज कोफैक्टर क्या होता है? मैग्नीशियम। याद रखिएगा रूबिस्को का और पेप कितने कार्बन वाला होता है? 3 कार्बन वाला होता है पेप, फास्फोरस पायरुविक एसिड। और जिस पर कार्य कर रहा है पेप कार्बोक्सिलेज, जिसमें कोफैक्टर है मैग्नीशियम। ठीक है। और थर्ड चीज मैं आपको बता रही हूँ कि जो रूबिस्को एंजाइम के पास में CO2 की सप्लाई अच्छी तरह से पंप कर दी जाती है। अगर तीनों अलग अलग ऑप्शन में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कि CO2 को सप्लाई अधिक कर दी जाती है, रूबिस्को एंजाइम को CO2 सप्लाई कर दी जाती है, पंप कर दी जाती है, तो इसमें से आप कौन सा आंसर राइट करेंगे? सोचिए। आंसर ये भी राइट है, आंसर ये भी राइट है और आंसर ये भी राइट है। ध्यान रखिएगा, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं जब आपको ए ऑप्शन भी राइट दिखता है, बी भी राइट दिखता है। अगर ऑल दिया हो तो ठीक है बेटा, तब तो ऑल राइट हो जाएगा, पर ऑल नहीं दिया हुआ है इसके अंदर। क्वेश्चन में ऑल नहीं दिया है और क्वेश्चन में दिया है कि इनमें से कोई मतलब कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा बेटा? इनमें से कोई नहीं में से,
तब आपको ध्यान रखना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है, ज्यादा बेटर आंसर कौन सा है, ये आपको लॉजिक लगाना है। किस कारण से फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है? फोटो रेस्पिरेशन किसी कारण होता है? जब रुबिस्को ऑक्सीजन से जुड़ जाती है, और जब रुबिस्को का जो वर्क प्लेस है, कार्यस्थल है, अगर वहां पर CO2 का अमाउंट ज्यादा है तो उसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है? इनेबल सफिशिएंट CO2 सप्लाई टू रुबिस्को। और अगर ऑल ऑप्शन में दे रखा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। और अगर ये दिया है इनमें से कोई नहीं, तो फिर आपका राइट आंसर होगा थर्ड, इनेबल सफिशिएंट CO2 सप्लाई टू रुबिस्को। क्योंकि आगे आप साइकिल को देखकर समझेंगे अच्छी तरह से। देखिएगा ये C4 साइकिल है, हैच और स्लेग साइकिल है, जिसमें दो सेल्स है, एक सेल है मेसोफिल सेल और एक सेल है बंडल शीथ सेल। ध्यान देना कि मेसोफिल सेल में क्या हो रहा है और बंडल शीथ सेल में क्या हो रहा है। सबसे फर्स्ट देखिएगा इधर, ये CO2 कहां से आ रही है? एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेरिक CO2 कार्बोनेट साइड में चेंज हो रही है, हाइड्रोजन कार्बोनेट में आप देख रहे हो। और पेप, फास्फोइनॉल पाइरुविक एसिड, फास्फोइनॉल पाइरुवेट 3 कार्बन, ये CO2 को एक्सेप्ट करता है। CO2 को ग्रहण करने वाला कौन होता है C4 चक्र में? पेप। फर्स्ट बार CO2 को कौन ग्रहण कर रहा है? पेप ग्रहण कर रहा है। प्रोसेस हो रही है, कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस हो रही है। पेप और CO2 ये जुड़कर क्या बना देते हैं? ऑक्सेलो एसिटिक एसिड। ऑक्सेलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन कंपाउंड है? 4 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पर ऑक्सेलो एसिटिक एसिड चेंज हो जाता है मैलेट में या एस्पार्टेट में, मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड में। फॉर्मेशन कहां पर हो गया? ध्यान दीजिएगा, मैलिक एसिड का मेसोफिल सेल के अंदर फॉर्मेशन हुआ है मैलिक एसिड का। C4 प्लांट्स में मैलिक एसिड कहां सिंथेसाइज होता है? तो कौन से सेल्स के अंदर होता है? मेसोफिल सेल्स में। मैलिक एसिड कहां पर ट्रांसफर हो जाता है? अब बंडल शीथ सेल में। 2 टाइप की सेल्स है, मैंने आपको बताया है। मैलिक एसिड कहां पर ट्रांसफर हो गया? बंडल शीथ सेल में। फिर ये मैलिक एसिड का होता है ब्रेकडाउन, और मैलिक एसिड से क्या बन जाता है? पाइरुविक एसिड, पाइरुवेट, और मैलिक एसिड से रिलीज हो जाती है CO2। ध्यान देने वाली बात है कि रुबिस्को एंजाइम के पास में किसका अमाउंट ज्यादा है? CO2 का। उसका जो वर्क प्लेस है रुबिस्को को, वहां पर क्या ज्यादा है? CO2। इस कारण से रुबिस्को हमेशा किसके साथ में बाइंड होगी? CO2 के साथ में, क्योंकि उसके वर्क प्लेस पर किसका अमाउंट ज्यादा है? CO2 का। और फिर वही C3 साइकिल हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, शुगर का सिंथेसिस हमेशा कौन सी साइकिल से होगा? केल्विन साइकिल से। यहाँ पर शुगर सिंथेसिस हो गई है कौन सी सेल्स में? बंडल शीथ सेल के अंदर शुगर का सिंथेसिस हो गया है। ये जो पाइरुवेट था, अब इस पाइरुवेट का रीजनरेशन होता है, और रीजनरेशन कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में होता है? डाइकाइनेज PPDK। और इस प्रोसेस के अंदर ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये किसमें चेंज होता है? AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर। मतलब यहाँ पर 2 का ब्रेकडाउन हो रहा है। कितने ATP का ब्रेकडाउन हो रहा है? 2 ATP का। ATP से ADP, ADP AMP, पर 2 ATP जो है वो यूटिलाइज हो रहे हैं इसके अंदर, ATP से AMP चेंज के अंदर। और फिर अगेन आप देख रहे हो कि पाइरुवेट से रीजनरेट होकर फिर से किसका फॉर्मेशन होता है? पेप का, फास्फोइनॉल पाइरुविक एसिड का। और ये साइकिल इसी टाइप से चलती रहती है। आपको मालूम है C3 प्लांट्स में, जब हम पढ़ रहे थे C3 प्लांट्स, तो C3 प्लांट्स में कितनी रिक्वायरमेंट थी ATP की और NADPH2 की? सोचिए, 18 ATP and 12 NADPH2। C3 प्लांट की रिक्वायरमेंट कितनी थी 1 ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए? 18 ATP एंड 12 NADPH2। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि CO2 का फिक्सेशन, 1 मॉलिक्यूल CO2 का फिक्सेशन हो रहा है, तो 2 ATP हमें एक्स्ट्रा लग रहे हैं। अब ये साइकिल 6 टाइम चलेगी तो कितने ATP एक्स्ट्रा लगेंगे? 12 ATP। 12 ATP, मतलब C4 प्लांट को C3 प्लांट्स की तुलना में एक ग्लूकोज का संश्लेषण करने के लिए 12 अतिरिक्त ATP अणुओं की आवश्यकता होती है। हाउ मेनी एक्स्ट्रा ATP रिक्वायर्ड फॉर C4 प्लांट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल? कितने अतिरिक्त ATP अणुओं की आवश्यकता है? तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर यही बात हम C4 प्लांट्स की करेंगे तो 12 एक्स्ट्रा की आवश्यकता होगी। तो कितने ATP हो गए? 30 ATP। और NADPH2 की सेम रिक्वायरमेंट है 12 NADPH2। बस इतना ही याद कर लेना बेटा, इतनी चीजें बहुत है। जब क्वेश्चन बन रहा है कि CO2 को प्रथम ग्रहण करने वाला कौन है? पेप।
फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बन रहा है इसके अंदर, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। कितने कार्बन वाला है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन वाला, इसलिए साइकिल को हम क्या बोल रहे हैं, C4 साइकिल। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहां पर किस में चेंज हो जाता है, मैलिक एसिड में। कहां पर बन रहा है मैलिक एसिड, मेसोफिल सेल के अंदर, आपको मालूम है फॉर्मेशन हो रहा है मेसोफिल सेल में। मैलिक एसिड कहां पर ट्रांसफर हो गया, बंडल शीथ सेल में। बंडल शीथ सेल में आने पर मैलिक एसिड का क्या हुआ, मैलिक एसिड टूट गया। किस में टूट गया, CO2 में टूट गया। और किस में टूट गया, पायरुविक एसिड में। CO2 का आगे क्या हुआ, CO2 का वापस कार्बोक्सिलेशन हुआ, सेकंड कार्बोक्सिलेशन। कौन से एंजाइम ने किया, रूबिस्को ने। फर्स्ट प्रोडक्ट वही PGA और कंप्लीट शुगर का फॉर्मेशन होगा, जो आपको पहले केल्विन चक्र समझाया, मैंने आपको बता दिया केल्विन चक्र सब में चलता है, C3 में, C4 में और केम प्लांट्स में। आगे इस पायरुविक एसिड का क्या हुआ, इस पायरुवेट का वापस रीजनरेशन हो गया। कौन से एंजाइम ने किया, डाइकाइनेस एंजाइम ने किया। क्या किया इसमें, क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, ATP चेंज हुई, AMP मतलब 2 ATP यूज में आ गए इसके अंदर, ATP ADP AMP। अब क्या बन गया, पेप फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। फिर क्या हुआ, फिर ये प्रोसेस साइकिल कंटिन्यू चलती रही। और क्या विशेषता देखी C4 साइकिल में, हमने इसके अंदर देखा कि इसमें कैसे क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं, डाइमॉर्फिक द्विरूपी हरित लवक का पाया जाना किन पौधों की विशेषता है, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन C4 प्लांट। क्या है ये 2 प्रकार के हरित लवक, बात करते हैं तो मेसोफिल सेल के कैसे है, ग्रेना युक्त ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है। बंडल शीथ सेल में क्लोरोप्लास्ट है, बट कैसे है, ग्रेना रहित ए ग्रेनल। 2 टाइप के हो गए क्लोरोप्लास्ट, और 2 टाइप के क्लोरोप्लास्ट केवल कौन से प्लांट्स के अंदर मिलते हैं, C4 प्लांट में। डिस्कवर किसने किया था, हैच और स्लेक ने, इसलिए चक्र को क्या कहा जाता है, हैच और स्लेक चक्र। फोटोसिंथेसिस मोनेरा किंगडम के अंदर किस किस से पाया जाएगा, आपको पहले भी स्टार्टिंग में मैंने बताया था वीडियो के अंदर कि फोटोसिंथेसिस मोनेरा में ऑल ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी को हम और क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया, इन सभी के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। सबसे फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन इवॉल्व करने वाले, सबसे फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस भी किसमें स्टार्ट हुआ था, BGA में। BGA में इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होता है, वाटर, और ऑक्सीजन इसके अंदर रिलीज होती है, आपको मालूम है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस कुछ बैक्टीरिया शो करते हैं, सारे बैक्टीरिया शो नहीं करते हैं। पर्पल सल्फर, ग्रीन सल्फर, पर्पल नॉन सल्फर, ये सभी बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। पिगमेंट पर पहले भी क्वेश्चन आया, फिर रिपीट करके लिखा है मैंने कि बैक्टीरिया में कौन सा पिगमेंट होता है, बैक्टीरियोक्लोरोफिल एंड बैक्टीरियोविरिडीन। बैक्टीरिया के अंदर ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसलिए बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है, सल्फर। इसमें बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है, ऑक्सीजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर क्या है, वाटर की जगह पर H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, इसलिए इसमें ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती है। बैक्टीरिया में ऑक्सीजन क्यों नहीं इवॉल्व होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर क्या है बेटा, H2S। फिर ध्यान दीजिएगा क्या डिफरेंस होता है प्लांट फोटोसिंथेसिस में और बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में, क्या डिफरेंस है। प्लांट में इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, वाटर, वाटर सारी ऑक्सीजन, और बैक्टीरियल में कौन होता है, H2S, इसलिए ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है। बाई प्रोडक्ट क्या होता है बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस का, सल्फर। ये ऑक्सीजेनिक है और ये एन ऑक्सीजेनिक होता है बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। लोकेशन प्लांट्स में कहां पर हो रहा है फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट में, और आपको मालूम है प्रोकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है, क्रोमेटोफोर के अंदर। फोटो सिस्टम फर्स्ट, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट भी होता है, पिगमेंट सिस्टम सेकंड भी होता है, बट बैक्टीरिया में ओनली एक पिगमेंट सिस्टम वर्क करता है, दैट इज PS फर्स्ट। केवल प्रकाश तंत्र प्रथम कार्य करता है, और जिसका रिएक्शन सेंटर होता है B890। बात करते हैं केम प्लांट्स की। केम प्लांट्स कैसे पादप होते हैं, ये सक्यूलेंट जीरोफाइट मांसलोद्भिद मरुद्भिद पादप है, जिसके अंदर फूड और वाटर स्टोरेज रहता है, म्यूसिलेज का स्टोरेज रहता है ऐसे प्लांट्स के अंदर। एलोवेरा को आपने देखा है।
क्रेसुलेसी फैमिली के प्लांट्स हैं ये सारे। उसके एग्जांपल है ओपेनशिया, कैक्टस, कैलेंचोई, ब्रायोफिलम, वेलवेशिया, पाइनएप्पल, ये सारे इसके एग्जांपल्स है कैम प्लांट्स के। कैम प्लांट की सारी प्रोसेस कैसी होती है जो हमने पढ़ी इसके पहले, C4 साइकिल के सिमिलर है। तो हम मेन क्या ध्यान रखते हैं कि डिफरेंस क्या है C4 साइकिल से कैम साइकिल के अंदर, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, जो वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं कैम प्लांट्स। फर्स्ट चीज ध्यान रखिएगा, C4 प्लांट से क्या अंतर दर्शाते हैं। सारी चीज C4 प्लांट साइकिल के सिमिलर है, पर जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आप देखिएगा कि क्या अंतर ये शो कर रहे हैं C4 प्लांट से। सबसे पहला अंतर देखिएगा कि इसमें कौन सी एनाटॉमी पाई जाती है, क्रेंच एनाटॉमी C4 प्लांट्स में पाई जाती है, कैम प्लांट्स में नहीं पाई जाती है। क्रेंच एनाटॉमी केवल C4 प्लांट्स की विशेषता है। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, इसमें जो स्टोमेटा होते हैं वो कैसे होते हैं, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा कैसे होते हैं, जो नाइट में ओपन होते हैं और डे में क्लोज होते हैं। नाइट में टेम्परेचर कम हो जाता है तो ऐसे स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन का लॉस कम होता है। सबसे मिनिमम ट्रांसपिरेशन किसमें होता है, कैम प्लांट्स में, क्योंकि इसमें स्टोमेटा कैसे है, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा कब खुलते हैं, नाइट में, डे टाइम में बंद रहते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कम होता है। थर्ड चीज ध्यान में रखिएगा कि इसके अंदर भी एंजाइम दो हैं कैम साइकिल में, पेप कार्बोक्सिलेज भी वर्क करता है और रुबिस्को भी। CO2 का जो फर्स्ट फिक्सेशन होता है वो पेप कार्बोक्सिलेज के द्वारा होता है, सेकंड रुबिस्को के द्वारा। पर C4 में आपने दोनों को अलग अलग सेल में पढ़ा था। C4 प्लांट में पेप कार्बोक्सिलेज था मेसोफिल सेल में और रुबिस्को था बंडल शीथ सेल में। बट कैम प्लांट में दोनों एंजाइम यानी पेप कार्बोक्सिलेज भी और रुबिस्को भी दोनों कौन सी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मेसोफिल सेल्स के अंदर। इसमें 2 टाइप की सेल नहीं होती, इसमें कोई क्रेंच एनाटॉमी नहीं होती है, यानी कि बंडल शीथ सेल इसके अंदर एब्सेंट होती है। फिर ध्यान दीजिएगा इसके अंदर CO2 का फर्स्ट फिक्सेशन कब होता है, नाइट में। इनिशियल जो CO2 फिक्सेशन होता है वो कब होता है, नाइट में। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, मैलिक एसिड का। और ये मैलिक एसिड कहाँ पर स्टोर हो जाता है, वैक्यूल के अंदर। डे टाइम में मैलिक एसिड ब्रेक डाउन होगा। तो CO2 का इनिशियल फिक्सेशन कहाँ पर हो रहा है, नाइट में। कौन सा एंजाइम कर रहा है, पेप कार्बोक्सिलेज। बनने वाला फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होगा, वही सेम बाकी चीजें, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। मैलिक एसिड नाइट में स्टोर हो रहा है, इसलिए इसको बोल रहे हैं डार्क एसिडिफिकेशन और नाइट एसिडिफिकेशन। फाइनल CO2 का फिक्सेशन डे टाइम में होता है। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, रुबिस्को। वही C3 साइकिल कौन से सेल्स में चल रही है, मेसोफिल के अंदर, जिससे शुगर का सिंथेसिस होगा। तो ये कैम प्लांट में बाकी सारी चीज C4 प्लांट के सिमिलर है। वही है, ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए कितने ATP चाहिए, 30 ATP कोस्ट की आएगी, 30 ATP की एंड 12 NADPH2 की। C3 प्लांट की कंपेरिजन में वही 12 ATP में एक्स्ट्रा चाहिए रहते हैं। तो ये बेटा था कैम प्लांट का। ये फोटोसिंथेसिस में अब आपका लास्ट बच गया है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। आपने ब्लैकमैन का लिमिटिंग फैक्टर पढ़ा है, जब कोई प्रोसेस एक से ज्यादा फैक्टर से कंट्रोल हो रही है तो जो फैक्टर सबसे कम मात्रा में है वही पूरी प्रोसेस को कंट्रोल कर देता है। तो वैसे फोटोसिंथेसिस में आपको क्लियर है कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर में सबसे फर्स्ट फैक्टर हम ले लेते हैं टेम्परेचर को, लाइट को। क्या इफेक्ट होगा टेम्परेचर का और लाइट का। सिंथेसिस कौन कौन से फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से कारक प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट फैक्टर मैंने लिखा है लाइट। क्या इफेक्ट होता है लाइट का फोटोसिंथेसिस में, पहले तो हम देखते हैं क्वालिटी ऑफ लाइट। तो किस लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होती है। अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात करते हैं तो रेड लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है और मिनिमम होता है ग्रीन लाइट के अंदर, सबसे कम फोटोसिंथेसिस होता है। लाइट इंटेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो लाइट इंटेंसिटी बढ़ने पर फोटोसिंथेसिस की रेट भी बढ़ती है। एक लिमिट तक पर अगर लाइट इंटेंसिटी एक्सेस हो गई है तो क्या होगा बेटा,
क्या होगा बच्चों, अगर लाइट की इंटेंसिटी एक्सेस हो जाएगी तो क्या होगा, सोलराइजेशन हो जाएगा, फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मतलब कंप्लीट फोटोसिंथेटिक एपरेटस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो फर्स्ट चीज की मैंने बात की, लाइट की बात करी है। टेम्परेचर का भी आपको मालूम है, C3 प्लांट, C4 प्लांट में हमने इसको डिटेल में पढ़ा है। सेकंड हम बात करते हैं लाइट के बाद में ऑक्सीजन का कोई इफेक्ट होता है फोटोसिंथेसिस पर? सोचिए बेटा, काम में तो नहीं आ रहा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, बट अगर ऑक्सीजन हो जाएगा तो किस पर इफेक्ट आएगा, C3 प्लांट्स पर। क्या इफेक्ट आएगा, फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, C3 प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। इसी कारण से C4 प्लांट्स ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, उनका बायोमास ज्यादा होता है। इनहिबिटरी इफेक्ट होता है फोटो रेस्पिरेशन के ऊपर। ये C3 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वारबर्ग इफेक्ट। क्योंकि इसके कौन से साइंटिस्ट ने बताया था, वारबर्ग ने बताया था, इसलिए इसे कहा जाता है प्रकाशीय सेशन को और क्या कहा जाता है, वारबर्ग प्रभाव। तो इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है ऑक्सीजन का। CO2 आपको मालूम है फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसेंट्रेशन होता है 0.03%। अगर 1% इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ जाती है, पर अगर इससे ज्यादा बढ़ जाएगी तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे पार्शियली और फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। टेम्परेचर की हम बात करते हैं, तापमान की बात करते हैं, तो C3 प्लांट के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर, अनुकूलतम तापमान जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अच्छी होती है तो वो होती है 15 to 25 डिग्री सेल्सियस, 15 से 25। और C4 प्लांट के लिए अगर हम बात करते हैं तो 25 to 40 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में मैंने कुछ क्वेश्चन बेसिस और भी इसको जो फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं आप लोगों को मालूम है। वाटर, अगर वाटर रिड्यूस होगा तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है और कुछ रोकने वाले हैं फोटोसिंथेसिस को, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था, DCMU, PAN। मिनरल्स की अगर बात करते हैं हम, जैसे मिनरल्स में नाइट्रोजन है तो कई सारे जैसे एंजाइम है, रुबिस्को एंजाइम वगैरह, सभी के लिए मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं। फोटोलिसिस ऑफ वाटर में आपने देखा कि मैग्नीज और क्लोरीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर मिनरल्स कम हो गए तो वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को इफेक्ट करेंगे। C3 प्लांट में ध्यान में रखिएगा कि मैक्सिमम ट्रांसमिशन लॉस अगर पूछा जाता है, अधिकतम वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल की हानि किसमें होती है, तो वो होती है C3 प्लांट में। अगर क्वेश्चन प्रोडक्टिविटी पर आता है कि किसका उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो C4 प्लांट का अधिक उत्पादन होता है। केम प्लांट में मिनिमम ट्रांसमिशन पर क्वेश्चन आता है, न्यूनतम वाष्पोत्सर्जन पाया जाता है, तो किन प्लांट से पाया जाता है, केम प्लांट्स में जीरोफाइट प्लांट होते हैं, अडेप्टिव होते हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए, इसलिए मिनिमम ट्रांसमिशन कौन से प्लांट्स में होता है, केम प्लांट में। अब एक रिव्यू देख लेना बेटा, हमने तीनों साइकिल को कंप्लीट किया है, C3 को, C4 को और केम को। सबसे पहली चीज हम बात करते हैं C3, C4 और केम में। जैसा कि साइकिल के नाम पर क्लियर है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C3 साइकिल में PGA, 3 कार्बन कंपाउंड। C4 साइकिल में हमने बात की तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन कंपाउंड। और केम में भी बात की तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। सेकंड चीज आती है फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर। C3 के अंदर अगर हम पूछेंगे तो फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कौन होता है, RUBP। C4 में अगर हम बात करते हैं CO2 एक्सेप्टर की, तो C4 प्लांट्स में कौन होता है, पेप, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड, जो कितने कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है पेप। और केम में बीम पेप। उसके बाद में ध्यान में रखिएगा प्रोडक्टिविटी कौन से प्लांट्स के अंदर ज्यादा हो रही है, तो C4 प्लांट्स के अंदर ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो रही है और C3 प्लांट्स के अंदर कम हो रही है एज कंपेयर टू C4 प्लांट्स। उसके बाद में देखिएगा एनर्जी कॉस्ट किस में ज्यादा लग रही है, तो एनर्जी कॉस्ट C4 प्लांट्स में कितनी लग रही है, 30 ATP and 12 NADPH2। और C3 प्लांट में कितना लग रहा है, 18 ATP and 12 NADPH2। मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहां पर ज्यादा हो गई है, C4 प्लांट्स में। ध्यान दीजिएगा प्रोडक्टिविटी भी किसकी ज्यादा, इस तरह से ध्यान में रखिएगा। C4 प्लांट की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, जिसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है। तो एनर्जी कंज्यूम ज्यादा कहां पर हो रही है, C4 प्लांट के अंदर। फोटो रेस्पिरेशन किस प्लांट की विशेषता होती है, C3 प्लांट की। C4 प्लांट में कभी भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं
होता है। क्रेंज एनाटोमी याद रखिएगा कौन से प्लांट्स के अंदर होती है, C4 प्लांट में, C3 प्लांट्स के अंदर, C4 प्लांट में क्रेंज एनाटोमी होती है, C3 प्लांट में कैम प्लांट्स शो नहीं करते हैं। ओनली कौन से प्लांट्स के अंदर होती है, C4 प्लांट के अंदर। तो इसको बेटा अच्छी तरह से आप रिवाइज कीजिएगा। ये फोटोसिंथेसिस आज मैंने पूरा कंप्लीट आपको रिवाइज करा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक हम रेस्पिरेशन को स्टार्ट करेंगे। पहले आप अच्छी तरह से फोटोसिंथेसिस को कर लीजिएगा और बहुत अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, इसको आप अच्छे से कीजिए। और नेक्स्ट साइकिल वाला टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगी फिजियोलॉजी में, प्लांट रेस्पिरेशन।